इस प्रकार पाचन कंप्लीट होता है। अभी अपन ने बड़ी आंत नहीं पढ़ी है, अभी छोटी आंत के 3 पार्ट मैंने आपको बताए हैं। तो छोटी आंत में अब आप छोटी आंत हेडिंग डाल लिया, इसमें लिखो यह पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग है। यह पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग है। जिसकी लंबाई 6 से 7.5 मीटर, 6 से 7.5 मीटर या लगभग 22 फीट होती है, या लगभग 22 फीट होती है। नीचे स्टार लगा के पॉइंट लिख लेना। संपूर्ण आहार नाल की लंबाई, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, संपूर्ण आहार नाल की लंबाई लगभग 33 से 35 फीट होती है। लगभग 33 से 35 फीट होती है। 33 से 35 फीट होती है। नेक्स्ट पर लिखो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग हैं। पहला लिख लेना ग्रहणी या डोडोनियम, ग्रहणी या डोडोनियम। दूसरा लिखना मध्यांत्र या जिजूनम, मध्यांत्र या जिजूनम। तीसरा लिखना क्षुद्धांत्र या इलियम, क्षुद्धांत्र या इलियम। इसको बोलते हैं मध्यांत्र या जिजूनम। अब पहला लिख लो ग्रहणी या डोडोनियम। ग्रहणी या डोडोनियम, इसमें आगे लिखना देखो आत्रीय रस तथा अग्नाशयी रस में, आत्रीय रस इंटेस्टाइनल जूस तथा अग्नाशयी रस में आत्रीय रस तथा अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइमों के द्वारा, पाए जाने वाले एंजाइमों के द्वारा भोजन का अंतिम रूप से पाचन, भोजन का अंतिम रूप से पाचन छोटी आंत के भाग ग्रहणी में होता है। छोटी आंत के भाग ग्रहणी में होता है। लेकिन अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम, लेकिन अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम केवल क्षारीय माध्यम पर ही क्रिया करते हैं। ओनली एल्कलाइन मीडियम पर क्रिया करते हैं। केवल क्षारीय माध्यम पर ही क्रिया करते हैं। जबकि यहां पर भोजन का माध्यम, जबकि यहां पर भोजन का माध्यम
अम्लीय होता है। जबकि यहां पर भोजन का माध्यम अम्लीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, यकृत में पित्तरसों का निर्माण होता है। पित्तरस बाइल जूस, यकृत को अंग्रेजी में कहते हैं लीवर। यकृत में पित्तरसों का निर्माण होता है जो कि पित्ताशय में, यकृत में पित्तरसों का निर्माण होता है जो कि पित्ताशय में संग्रहित रहते हैं, जो कि पित्ताशय में संग्रहित रहते हैं। पित्ताशय में संग्रहित रहते हैं। ये पित्तरस पित्तवाहिनी द्वारा आकर ग्रहणी में उपस्थित भोजन में मिलते हैं। ग्रहणी में उपस्थित भोजन में मिलते हैं। ग्रहणी में उपस्थित भोजन में मिलते हैं, जो कि भोजन के अम्लीय माध्यम को, जो कि भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदल देते हैं। जो कि भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदल देते हैं। पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखना, पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है तथा इनकी प्रकृति क्षारीय होती है, एल्कलाइन या बेसिक। तथा इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। इनकी पीएच 7.7 से 8.1 के मध्य होती है। 7.7 से 8.1 के मध्य होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अग्नाशयी रस की प्रकृति, अग्नाशयी रस की प्रकृति क्षारीय होती है। क्षारीय होती है, जिसकी पीएच 8.1 से 8.6 के मध्य होती है। 8.6 के मध्य होती है। पैराग्राफ चेंज कर लिखो, यहां पर निम्न एंजाइमों के द्वारा भोजन का पाचन संपन्न होता है।
भोजन का पाचन संपन्न होता है। जैसे देखो इधर देखिए, आपने अन्न खाया, गेहूं लिया, चावल ली, मक्का लिया, बाजरा लिया, जो भी है, अन्न में पाई जाती है माल्टोज शुगर। कौन सी शुगर होती है? माल्टोज। माल्टोज शुगर के डाइजेशन के लिए एक एंजाइम यूज में आता है जिसका नाम है माल्टेज एंजाइम। और ये माल्टेज एंजाइम इसको किस में तोड़ देगा? ग्लूकोज में तोड़ देगा। आप चाहे कुछ भी खा लो, लास्ट में जाकर तो हमें सबसे ग्लूकोज मिलना है। अंत में जाके क्या मिलेगा हमें? ग्लूकोज। चाहे कुछ भी खाओ, फिर ग्लूकोज बदल जाता है ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन को कहा जाता है शरीर का संग्रहित ईंधन, कंजर्व फ्यूल ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर का जो रिजर्व फ्यूल है वो क्या है? ग्लाइकोजन है। जिस प्रकार गाड़ी में पेट्रोल भरा रहता है, जब पेट्रोल एक बार कम पड़ता है तो गाड़ी रिजर्व में लग जाती है। जैसे हमारा ग्लाइकोजन कम पड़ता है, हम रिजर्व में लग जाते हैं। जैसे अभी यदि आपने खाना नहीं खाया होगा तो हम रिजर्व में लग चुके होंगे। अभी रिजर्व में लगे हो ना सभी, अभी खाने की आवश्यकता है आपको। फिर खाना खाओगे, ऑन में हो जाएगी टंकी। फिर जैसे ही शाम को 6 बजेंगे फिर आप रिजर्व में लग जाओगे, 6-7 बजे धीरे धीरे कम पड़ता जाएगा। फिर 10 बजे फिर ऑन में हो जाओगे, फिर सुबह फिर रिजर्व में हो जाओगे इसी टाइम। यानी ग्लाइकोजन जैसे डिग्रेड होगा, हम रिजर्व में लग जाएंगे। फिर हम ग्लूकोज लेंगे, ग्लाइकोजन बनता रहेगा, फिर हम बैटरी हमारी ऑन हो जाएगी। तो जैसे आप जो भी कुछ खाओगे, लास्ट में जाके हमें सबसे क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। फिर ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजन में बदलता है। वो अपन आगे अग्नाशय ग्रंथि अलग से पढ़ेंगे, तब चर्चा करेंगे। आपने जैसे दूध पिया, दूध से आपको प्राप्त हुई लैक्टोज शर्करा। कौन सी शुगर प्राप्त हुई? लैक्टोज शुगर। यहां पर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है लैक्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम करेगा? लैक्टेज। और लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। किसमें तोड़ता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ग्लूकोज ब्लड में घुल जाता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। गैलेक्टोज हमारे ब्रेन पावर को बढ़ाता है, इसलिए इसको ब्रेन शुगर भी कहते हैं। याद रखना, मस्तिष्क की शर्करा ब्रेन शुगर किसको कहते हैं? गैलेक्टोज को कहते हैं। और ब्लड शुगर किसको कहा जाता है? ग्लूकोज को कहते हैं। जो अपन जिस शुगर वगैरह की बीमारी होती है ना, उसमें क्या होता है? ग्लूकोज ही तो बाहर निकलता है यूरिन के द्वारा। तो ब्लड शुगर किसको कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है। आपने जैसे मीठा खाया, मिठाई खाई, तो मिठाई से आपको प्राप्त हुई सुक्रोज शर्करा, जिसको सुक्रोज शुगर कहते हैं। और सुक्रोज का पाचन होगा भाई साहब सुक्रेस एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा? सुक्रेस एंजाइम के द्वारा। और ये फिर पाचन के बाद किस में टूट जाएगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट जाएगा। फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहते हैं, फ्रूट शुगर कहते हैं। फलों में कौन शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज। सबसे ज्यादा मीठी शर्करा भी कौन सी है? फ्रक्टोज। सबसे ज्यादा मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज है, याद रखना। और ये फ्रक्टोज भी लास्ट में फिर किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। आपने फैट लिया, बसा लिए, लिपिड्स वगैरह, बसा का पाचन होता है लाइपेज एंजाइम के द्वारा। कौन सा एंजाइम? लाइपेज। और पाचन के दौरान क्या बन जाता है? बसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल। बसीय अम्ल को अंग्रेजी में कहते हैं फैटी एसिड्स। अब देखो, बसा तो क्या है? जटिल अणु, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ये किस में टूट गया? सिंपल में टूट गया। इसी को तो पाचन कहते हैं। आपने बसा ली, तेल लिया, घी लिया, जो भी है, उससे फिर आपकी बॉडी में क्या बन जाते हैं? फैटी एसिड्स बन जाते हैं, ग्लिसरॉल बन जाता है। फिर फैटी एसिड्स लास्ट में जाके ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं। यानी सब कुछ से लास्ट में हमें क्या मिल जाता है? ग्लूकोज। अगर आपने प्रोटीन ली, दाल खाई, सहवाल, कुछ एल्गी वगैरह जो भी कुछ लिए, तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो यहां पर दो एंजाइम के द्वारा होता है, एक तो एरेप्शन और एक ट्रिप्शन। एरेप्शन तो आता है छोटी आंत से, ये तो आंतरिक रस में होता है। और ट्रिप्शन जो होता है वो अग्नाशय रस में होता है। टोटल प्रोटीन के पाचन के लिए 3 एंजाइम हो गए। पेप्सिन तो आमाशय में है, एरेप्सिन छोटी आंत में है, और ट्रिप्शन अग्नाशय रस में है। और एरेप्शन प्रोटीन को एमिनो अम्लों में तोड़ देता है, अमाइनो एसिड्स के अंदर ये तोड़ देता है। यानी प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, एमिनो अम्लों से बनते हैं। तो प्रोटीन का पाचन किसमें हो जाएगा? एमिनो अम्लों में। इसी प्रकार से प्रोटीन का पाचन के लिए एक एंजाइम और होता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। क्या नाम है? ट्रिप्सिन। और ये इसको पेप्टोन्स के अंदर बदल देता है। यानी प्रोटीन का जब पाचन हो जाता है तो जो इकाइयां बनती हैं, जो कुछ पदार्थ बनता है, उसको क्या कहते हैं? पेप्टोन्स कहते हैं। तो इस प्रकार भोजन का अंतिम रूप से कंप्लीटली पाचन कहां होता है? छोटी आंत में होता है। यानी डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब भोजन को यहां भोजन नहीं कहेंगे, अब यहां भोजन को क्या कहेंगे?
काइल कहेंगे। क्या कहेंगे? काइल। और अब यह काइल में से फिर क्या होगा? काइल में से जो लाभदायक पदार्थ हैं उनका क्या हो जाएगा? एब्जॉर्बेशन हो जाएगा। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जो भी अमाइनो एसिड वगैरह हैं, इनका एब्जॉर्बेशन हो जाएगा। कहां होगा? मध्यांत्र और शुद्धांत्र में। फिर ये भोजन चला जाएगा बड़ी आंत में। फिर बड़ी आंत में इसमें से जल का एब्जॉर्बेशन हो जाएगा, दवाई वगैरह है उनका भी एब्जॉर्बेशन हो जाता है। फिर ये भोजन पहुंच जाता है मलाशय में और मलद्वार द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार भोजन का अंतिम रूप से कंप्लीट पाचन कहां हुआ है? छोटी आंत के भाग ग्रहणी में हुआ है। यदि प्रारंभ पूछे तो आंसर होगा मुख गुहा, अंत पूछे तो आंसर होगा छोटी आंत। छोटी आंत में भी ऑप्शन दे दे 3, तो फिर आंसर क्या होगा? ग्रहणी होगा। क्या होगा? ग्रहणी। क्वेश्चन इसमें ऐसे ही पूछे जाते हैं। बताओ भोजन का पाचन अंतिम रूप से कहां संपन्न होता है? ग्रहणी में होता है। निम्न में से कौन सा आमाशयी रस में पाई जाने वाला एंजाइम नहीं है? कौन सा अग्नाशयी रस में पाई जाने वाला एंजाइम नहीं है? छोटी आंत में निम्न में से किस एंजाइम के द्वारा पाचन नहीं होता है? लार में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है? या सबसे पहले किसका पाचन होता है? कहां पर होता है? अंतिम रूप से कहां होता है? इसके अलावा पूछ लिया कि भाई भोजन का अवशोषण कहां होता है, कौन से पार्ट में होता है? जल का अवशोषण कहां होता है? जल का अवशोषण प्रारंभ कहां से होता है? एल्कोहल का अवशोषण कहां होता है? दवाइयों औषधियों का अवशोषण कहां होता है? विटामिन का अवशोषण कहां होता है? ठीक है। कौन कौन से भाग शरीर के अवशिष्ट अंग के रूप में काम करते हैं? जिससे कल अपन पढ़ेंगे सीकम, अंदनाल। ये सीकम हमारे अंदर विकसित नहीं होती है, पशुओं में विकसित होती है। इसमें घास को पचाने वाला काम होता है सीकम में, इसीलिए पशु घास खाते हैं। और हमारे अंदर विकसित नहीं होता, इसीलिए हम घास नहीं खाते हैं। कोई आप पूछेगा भाई अपन घास क्यों नहीं खाते? भाई जानवर भी तो खा रहे हैं घास, अपन क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि अपन घास इसीलिए खाते हैं क्योंकि घास को पचाने वाला काम हमारी बॉडी में नहीं होता है। जैसे मांस मनुष्य को वैसे शाकाहारी माना गया है, वैसे सर्वाहारी होता है, सब कुछ खाने लग गया इसलिए सर्वाहारी है। बाकी मनुष्य में हकीकत का मांस का पाचन करने वाला कोई एंजाइम पाया ही नहीं जाता है, यानी मांस का प्रॉपर पाचन नहीं होता है। मांस तो दूर की बात, पालक मेथी का भी पाचन हमारी बॉडी में ढंग से नहीं हो पाता है। जब आप पालक मेथी खाते हैं ना तो बहुत अधिक मात्रा में पानी भी पीना चाहिए जिससे उसका ढंग से पाचन हो जाए, ना के बजाय तो हाँ ही सही, पूरा नहीं हो तो कुछ तो हो। अरे पूरा पाचन भी ढंग से नहीं हो तो कम से कम यूरिन के द्वारा बाहर तो निकल जाए। पालक खाने से पथरी बनती है, पालक खाने से पथरी बनती है। पालक और मेथी का हमारी बॉडी में पाचन ढंग से नहीं होता है क्योंकि पालक और मेथी घास फूस के अंदर आते हैं एक तरीके से और इनका पाचन ढंग से नहीं हो पाता है, इसलिए पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। पालक खाने से भी पथरी बन जाती है। पालक और चुकंदर, इनमें क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड बहुत अधिक मात्रा में होता है और इनसे हमारी बॉडी में पथरी बनने का चांस ज्यादा रहता है। हालांकि जब पथरी नहीं होती है ना तब तो आप कितना भी खा लो। नहीं, चुकंदर तो खाते हैं, ब्लड की पूर्ति करता है। वो देखो कई बार होता है ना कि कोई चीज एक तरफ नुकसान पहुंचा रही है तो लाभदायक भी है। अब जैसे हमारा मेरे शरीर में पथरी है और मेरे ब्लड की कमी है, अब मुझे चुकंदर खाना है, एक तरफ तो चुकंदर खाना भी और एक तरफ नहीं भी खाना है। अब मैं चुकंदर नहीं खाऊं तो मुझे पथरी में फायदा मिलेगा, खाऊं तो मुझे आयरन तो मिल जाएगा, लेकिन वो आयरन मेरी बॉडी में इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा तो पथरी बनेगी। दूसरी बात यह है कि जैसे बीमारी नहीं है ना फिर तो आप खा लो, यदि आपके फिलहाल पथरी नहीं है तो आप पालक खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यदि पथरी बन चुकी है एक बार तो उसके बाद पालक खाना खतरनाक है। जैसे मैं खुद मेरी बात बताऊं कि मेरे पथरी है बॉडी में, अब तो काफी दिन हो गए दर्द हुए। दर्द पथरी का बहुत भयंकर होता है, मतलब असहनीय दर्द होता है जिसको आप सहन नहीं कर सकते, इतना भयंकर दर्द होता है पथरी में होता है जब। अब तो कुछ सालों हो गए दर्द हुए मेरे, लेकिन मेरे बहुत सारी पथरी से 2 कभी 3 ऐसे पथरी बनती थी। तो अब मुझे पालक नुकसान करेगा, अब मैं पालक खाऊंगा ना तो वो मेरे पथरी जरूर बनाएगा। या तो पालक खाऊं तो पानी भी प्रॉपर मात्रा में पीऊं। नहीं, पीने को तो कुछ भी पी लो, कुछ भी खा लो। लोग वक्त मुर्गे फुर्गे खा रहे हैं, बकरे खा रहे हैं, जानवरों खा रहे हैं, तो उसके लिए तो पालक चुकंदर बढ़िया है, लेकिन वो प्रॉपर पाचन नहीं होता जो होना चाहिए। हाँ, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बना के तो पी सकते हैं लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाते। फिर ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो पाता, पालक वगैरह लेना चाहिए, लेकिन जब पथरी हो जाती है ना तो उसके बाद फिर ये ज्यादा नुकसान करता है। हाँ, सब्जी भी खानी चाहिए, पालक कच्चा भी खा सकते हो, फायदेमंद है शरीर के लिए, आयरन मिलता है, फॉलिक एसिड मिलता है और भी कई सारी चीजें। लेकिन जैसे पथरी हो गई ना उसके बाद फिर इनकी मात्रा कम करनी चाहिए, क्योंकि पथरी का मतलब क्या है? पथरी का मतलब है कैल्शियम ऑक्सलेट का इकट्ठा होना। भाई यदि कोई व्यक्ति घर में रह रहा है तो कचरा जमेगा ही जमेगा पाइप में, तो सीधी सी बात है। हम जिंदा है तो कचरा जमेगा ही जमेगा। अब होता क्या है, जब पानी कम हो जाती है तो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं,
रोह इकट्ठे हो जाते हैं। एक के पास ऊपर आया, दो बन गए, दो से तीसरा आया, चौथा आया, वो धीरे धीरे उसका आकार बढ़ जाता है। बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर वो दर्द का कारण बनेगी। वही तो पथरी है। पथरी को पत्थर थोड़ी है, वो कैल्शियम इकट्ठा हो जाता है, कैल्शियम ऑक्सीडेट, उसी की पथरी बन जाती है। उसके लिए प्रॉपर मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। जितना पानी पियोगे वो डिजोल्व होकर बाहर निकल जाती है। तो वैसे खाने में कोई बुराई नहीं है पालक, पर जो पथरी हो जाती है ना, उसके बाद इनकी मात्रा थोड़ी सी भोजन में कम करनी चाहिए। पालक है, चुकंदर है, कचरी वगैरह है, जो बीज वाली सब्जी है, ये बीज भी पथरी बनाते हैं। तो बाद की बात है, वैसे नहीं हो ना तब खा लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप स्वस्थ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हो जाए बीमारी उसके बाद तो उसकी परहेज हो गया वो एक तरीके से। भाई होने के बाद तो पालक पथरी जिसको है उसके लिए तो परहेज है। पालक है, चुकंदर है, या कोई अन्य सब जैसे काचरी वगैरह है, टमाटर के बीज हैं। टमाटर का बीज का डंठल आता है, उसमें कैल्शियम ऑक्सीडेट होता है, तो उससे पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है। मिर्ची के बीज हैं, तो ऐसी चीजों को फिर अवॉइड करना चाहिए बाद में। बाकी नहीं है उससे पहले तो खूब खाओ। बहुत लोग कुछ नहीं बनती खूब खाते हैं, नहीं बनती नहीं बनती, जिसके बन गई था उसके बन गई। ठीक है, तो ये इसके बाद ये लिख लिया आपने, इसके बाद चर्चा अपन कल करेंगे।